Hello, Vinay. So welcome to my channel. Actually, I've just started asking some questions regarding interviews वाले phase पे. So Vinay, I just want to ask a question. What's your educational background like? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू इनवाइट मी टू दिस. Yeah. मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी मास्टर्स की हिस्ट्री में History, okay. और मैं आज यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू के लिए आया था पीएचडी के लिए. उसके अलावा मैंने एक पीजी डिप्लोमा किया है इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा. और मैं अभी वॉलंटरीली एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करता हूँ जो सिनेमा स्टडीज़ पर काम करते हैं, आर्टिकल्स और दूसरी चीज़ें. Okay, okay. जी. So what's your research proposal is all about? विच आई Yeah, you have Presented presented today. मेरे रिसर्च प्रपोजल सिविलाइजेशन नेशनलिज्म के बारे में था. Okay. हम पॉलिटिकल सिनेरियो में एक रिसेंट डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि किस तरह से साउथ, ग्लोबल साउथ में भी और दूसरी जगह भी वर्ल्ड में एक न्यू ट्रेंड है कि कैसे लोग अपने एंशिएंट कल्चर को Okay. नेशनलिज्म में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी हम इंडिया में और टर्की में ये दोनों ही जगह ये डेवलपमेंट देख पा रहे हैं. इंडिया में हम देखते हैं कि कैसे हिंदुत्व और टर्की में न्यू ऑटोमनिज्म New Ottoman, yeah. किस तरह से वहाँ पर अब राइज पर हैं. लोग इन सारे चीज़ों पर बात कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं. और स्टेट जो है इन दोनों ही जगह के इनके बेस पर ही एक न्यूअर इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही देशों. तो इस पॉलिटिकल ट्रेंड को अभी तक लोग एक पॉपुलिस्ट रिजाइम की तरह समझते रहे, लेकिन मैं उसको एक न्यूअर पर्सपेक्टिव के साथ समझना चाह रहा हूँ. क्योंकि एंटनी डी स्मिथ हमको बताते हैं कि जो एथनो सिंबलिज्म है उसमें हम नेशन को कनेक्ट करते हैं विद दी हमारे एथनीज जो हैं, हमारे मिथ्स और शेयर्ड हिस्ट्री, वर्नाक्युलर डिस्कोर्सेस जो हैं हमारे पुराने, उसी के बेस पर मैं ये कह रहा हूँ. क्योंकि वेस्टफेलियन मॉडल ऑफ स्टेट जो है वो कई बार नॉन वेस्टर्न रियलिटीज में फिट नहीं होता. उसकी वजह से हम देखते हैं कि एक फ्रिक्शन हमेशा बना रहता है. क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनली लॉयल हैं वो और जो कल्चरली लॉयल हैं लोग, उनके बीच में हमेशा हमें एक फ्रिक्शन देखने को मिलता है. Right. तो इसी ट्रेंड को मैं एक न्यूअर हाइपोथेसिस के साथ दैट इट्स अ सिविलाइजेशनल नेशनलिज्म, सिर्फ पॉपुलिस्ट रिजाइम की तरह हम इसको ना समझे, क्योंकि वो सिविलाइजेशन को इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 5,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, 3,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है. लुसियन पाई 1990 में उन्होंने चाइना पे एक स्टडी की थी. वो उसमें बता रहे हैं हमको कि किस तरह से चाइना इज अ सिविलाइजेशन प्रिटेंडिंग टू बी अ नेशन स्टेट. रशिया भी कई बार अपनी फॉरेन पॉलिसी में बताता है कि हम पहले एक सिविलाइजेशन है और नेशन स्टेट हम आते हैं. उसी तरह से ग्लोबल साउथ में या जो रिसेंट डेवलपमेंट बाकी वर्ल्ड में अभी हो रही है उसमें किस तरह से हम उसको नेशनलिज्म को एक न्यू पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, वही मेरा प्रपोजल था. Okay. So what have you found in your research gap? रिसर्च गैप में आपका किस तरीके से थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपने क्या थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपने इंक्लूड किया? मैंने ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इंक्लूड किया है कि स्टेट इज नॉट नो मोर अ लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. ओके ओके. अब वो एक डिफेंडर, प्रोटेक्टर और ट्रस्टी की तरह भी एक्ट कर रहा है ऑफ अ एंशिएंट कल्चरल सिविलाइजेशन. ओके. और साथ ही वो कोशिश कर रहे हैं रीडिफाइन करने को बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और टेरिटोरियलिटी के साथ भी थोड़ी सी बातें अभी डिस्कशंस में उन्होंने ली है. जैसे हम बृहत्तर भारत की बात करते हैं और दूसरे जो स्टेट हैं वो भी अपने मैप्स को कई बार, हम चाइना को देखते हैं कई बार अपने मैप्स को रिवाइज करने की कोशिश करता है. हालांकि उससे वेस्टफेलियन मॉडल की वजह से उसमें एक फ्रिक्शन बनता है हमेशा इंडिया और चाइना के बीच में भी. मैं उसको गलत सही नहीं ठहरा रहा हूँ कि चाइना सही कर रहा है कि नहीं, लेकिन टेरिटोरियलिटी को भी बार बार लोग इसी न्यूअर ट्रेंड की वजह से डिस्कस करना पसंद करते हैं. और दूसरी चीज़ें अभी मैं जब और रिसर्च करूंगा इसके बारे में, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस होगा मेरा, और मैं देखूंगा कि किस तरह से दोनों ही स्टेट में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनमें ये स्टेट किस तरह से लैंग्वेज का यूज़ करके एक नई तरह की पावर बिल्ड करने की कोशिश करें, न्यूअर नैरेटिव्स बिल्ड करने की कोशिश करें, जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि ये जो ट्रेंड है सिर्फ पॉपुलिस्ट ना हो करके सिविलाइजेशन नेशनलिज्म के बाद.
ओके ओके आई डोंट थिंक कि इस पर्सपेक्टिव से और इस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से जिस तरीके से आपने रिसर्च गैप निकाला है इस पे ज़्यादा रिसर्च हुए भी आई थिंक यू हैव फाउंड सम अमेजिंग पेपर्स लाइक एंथनी स्मिथ है एंड थॉमस पैंथम है, वी हैव सीन दैट. उसके अलावा जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स है पार्थाचार्य जी, सुदीप्ता कविराज, एग्जैक्टली. या सो आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि जो जहाँ के प्रोफेसर्स थे आपसे उन्हें क्या फीडबैक, आपको कुछ लगा कि उन्होंने कुछ नया ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछा जो शायद आपने उस पूरे प्रपोजल के बनाने के दौरान आपने नहीं देखा, उस इंसाइट से आपने नहीं देखा? नॉट न्यूअर, हाँ, बट मैं कहूँगा कि उन्होंने मेरी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने की कोशिश की. Okay. उन्होंने मुझे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी, मुझसे पूछ रहे थे कि किस तरह से अभी तो आपने हमें ट्रेंड बता दिया कि सिविलाइजेशन नेशनलिज्म, हो सकता है कि फ्यूचर में हम वापस से वेस्टफेलियन मॉडल्स के पास जाने की कोशिश करें या कोई न्यूअर वो हो जाए, तो आप उसको फिर कैसे डिफाइन करेंगे कि ये कोई शिफ्ट. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई नई चीज़ें मुझसे पूछी, लेकिन उन्होंने मेरी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज ज़रूर किया 2-4 क्वेश्चन से. ओके. और पैनल में लगभग 8 लोग थे, मैंने सभी से बात की. सो उन्होंने बेसिकली आपसे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे, लाइक सिर्फ थ्योरेटिकली पूछा है या फिर कुछ मेथोडोलॉजी रिलेटेड लेके आप प्राइमरी सोर्सेज लेंगे या जो भी आपका क्या? मेथोडोलॉजी को लेकर मेरी उनसे कोई बात नहीं. ओके ओके. लेकिन हाँ, थियरी के लिए उन्होंने मुझसे 2-4 सवाल पूछे. उन्होंने मुझसे पूछा कि कल्चर नेशनलिज्म भी एक ट्रेंड है नेशनलिज्म का, और रिलीजियस नेशनलिज्म भी, उसको आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके साथ. मेथोडोलॉजी को लेकर मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई. हालांकि मेरी मेथोडोलॉजी जो है इसके लिए वो MD-SD एक डिज़ाइन होता है. ओके. उसमें हम हम ये देखते हैं कि 2 अलग तरह के वेरिएबल्स जिन्होंने अलग अलग जगह शुरू किया था, क्योंकि टर्की एक किंगडम था, बाद में वहाँ पर सेक्युलर इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट किया गया. इंडिया एक कॉलोनी था, उन्होंने बाद में नेहरू के अंडर सेक्युलर इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट किया. लेकिन अलग अलग ट्रेजेक्टरी से शुरू करने के बाद वो एक सिमिलर टाइप ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कैसे पहुंचे, उसको मैं सिविलाइजेशन नेशनलिज्म के. या सो बेसिकली इन योर मेथोडोलॉजी मुझे लगता है आपने इंडिया एंड टर्की को ही चूज किया है इफ यू विल स्टडी फर्दर. जी. या उसके अलावा चाइना, क्योंकि चाइना पर अभी सिविलाइजेशन स्टेट की तरह 2-4 रिसर्च हो चुकी हैं, लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं. और रशिया भी कई बार अपने आप को फॉरेन पॉलिसी में एक सिविलाइजेशन की तरह प्रेजेंट करता है. तो मैं उनसे सीख सकता हूँ कि वो किस तरह से ये सारी चीज़ कर रहे हैं. जो उन स्कॉलर ने उन पर पहले काम कर लिया, वो मेरे लिए एक ब्लूप्रिंट का काम कर सकते हैं. और मैं देखूंगा कि इंडिया और टर्की को मैं कैसे मैं एक केस स्टडी की तरह पूरा कर पाऊंगा. बेसिकली विनय, मैं एक क्वेश्चन एक और है मेरा, इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्निंग क्वेश्चन है ये कि जो बच्चे जो प्रपोजल बनाते हैं, इफ़ दे हैव चूजन सम सॉर्ट ऑफ टॉपिक, तो उनको क्या ऐसा लगना चाहिए कि आप उस गलती को ना करें या फिर आप इस मिस्टेक्स को आप अवॉइड करें बनाते समय, क्योंकि जब आप टॉपिक जैसे आपने चूज किया, सो समथिंग दैट स्टक इन योर माइंड कि ये टॉपिक ज़्यादा सिलेक्शंस के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके जो टॉपिक है वो उसके चांसेस ज़्यादा है, यू नो. और आप जिस तरीके से जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव खुद से चीज़ों को रख रहे हैं सामने में, तो लग रहा है कि हाँ आपने अच्छी खासी अपने रेफरेंसेस आपने कवर की है. सो ऐसा कौन से ऐसे टॉपिक्स या फिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए अपने पूरे प्रपोजल के दौरान? लाइक अगर वो किसी तरीके का रिसर्च अगर वो चूज कर रहे हैं, किसी भी नीश टॉपिक अगर वो ले रहे हैं, तो किस टाइप्स के लेने चाहिए जो अभी के कंटेम्प्रेरी टाइम में आगे आने वाले 10 साल के लिए वो रिलेवेंस रहे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके टॉपिक्स की कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस अगर कम हो जाती है तो उसके सिलेक्शंस भी कम हो जाते हैं. सो मेरा ये सवाल है आपसे कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग ऑल योर एंटायर रिसर्च, मेकिंग योर रिसर्च प्रपोजल? आपको क्या लगता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि मैं इस टॉपिक तक पहुंचा कैसे. जी जी जी. उससे ही हमको ये भी पता चलेगा कि कैसे आप एक टॉपिक ढूंढ. जी. जब मैं एक रिसर्च प्रपोजल मैंने पहले हिस्ट्री में डिपार्टमेंट में PhD के लिए तैयार किया था, वो नेशनलिज्म के बारे में ही था, पर वो कवर कर रहा था 1880s के बाद से 1920 तक के एरिया. जी. उसके दौरान मैंने बहुत सारे लिटरेचर नेशनलिज्म पर पढ़ लिया था, तो मेरी नेशनलिज्म की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ठीक ठाक हो गई. अब जब मुझे ये प्रपोजल तैयार करना पड़ा, तो मैंने ये सोचा कि रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं जिनको मैं मैप आउट कर सकता हूँ और उनके बारे में स्कॉलर्स ने क्या बातें की. उन्हीं से मुझे ये आइडिया आया कि सिविलाइजेशन नेशनलिज्म एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि एंशिएंट ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट, जो मेन आइडिया था जो मुझे आया कि जो न्यूअर स्टेट है वो भी एक प्रोटेक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं एक एंशिएंट कल्चर. तब ये सारी थ्योरी मेरे दिमाग में आई. टू आंसर योर क्वेश्चन,
मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले तो एकदम से किसी भी लिटरेचर रिव्यू में बहुत सारे लिटरेचर में इंडल्ज ना करें। पहले देखें कि आपके आसपास के लोग किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं, उनसे आपको एक आइडिया होता है कि क्या अभी ट्रेंड है रिसर्च का। फिर आप उस तरह के आइडियाज़ के साथ भी इंडल्ज करें जो आपके जो ब्रॉडर एरिया ऑफ रिसर्च है उसको एनहांस करता रहे। ओके। फिर आप ये गलती मत करें बिल्कुल भी कि आप किसी से एकदम एग्जैक्टली इंस्पायर होकर कोई एक टॉपिक चुन ले। जैसे अभी मैंने सिविलाइजेशन नेशनलिज्म पर लिखा, कोई उस पर कोई कहे कि हम एक रिलीजियस नेशनलिज्म पर लिख रहे हैं, वो मुझसे सुने और बिल्कुल एक नए तरह का पर्सपेक्टिव Ethnic बिल्कुल nationalism, yeah. ऑलमोस्ट 19-20 के फर्क के साथ वो बनाने की कोशिश करें। तो आप ऐसा भी ना करें। एक ऑथेंटिक प्रपोजल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप लिटरेचर पढ़ें, लेकिन आपको एक्सटेंसिव लिटरेचर तभी पढ़ना है जब आपके पास एक टॉपिक आ जाए। फिर आप उसको पढ़ें और जो हम रिसर्च में सीखते हैं कि अपनी हाइपोथेसिस बनाइए, जी। एक नल हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस बनाइए, उसको आप वो करने की कोशिश कीजिए, उसके साथ प्रोसेस कीजिए, उसको डिसमिस करने की कोशिश कीजिए। अगर वो डिसमिस नहीं हो जा रही है तो एट द एंड आपको मिल जाएगा अपने Okay. अगर वो हो जा रही है तब भी और नहीं हो जा रही है तब भी आप कोई ना कोई डेवलपमेंट में तो पहुंचोगे। अगर वो नहीं हुई, अगर नल हाइपोथेसिस इस हिसाब से नहीं गई जैसे आप चाहते थे, तो आपकी ये डेवलपमेंट होगी, आप दूसरे टॉपिक पे जा पाओगे, उस टॉपिक को छोड़ के। ओके। ओके। और अपने आसपास लोगों की मदद लीजिए। सबसे पहले तो यही है कि आपके आसपास जो स्कॉलर्स हैं, आपके प्रोफेसर जो हैं, उनसे मदद लीजिए, उनसे सीखिए, जानिए कि किन चीज़ों पर रिसर्च अभी चल रही है। हो सके तो एंटिसिपेट करने की कोशिश कीजिए कि फ्यूचर में किन चीज़ों पर रिसर्च करना अच्छा होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल है हमारा वो रेलेवेंट भी रहे हमारी स्टडी। ऐसा ना हो कि हम पीएचडी कर लें बाद में उसकी रेलेवेंस बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाए। तो एक रेलेवेंस का एंगल भी आपको सोचना ज़रूर चाहिए जब आप अपने लिए पीएचडी टॉपिक सिलेक्ट करें। बस इसके अलावा तो अभी फिलहाल मुझे कुछ याद Okay, नहीं। thank you so much, Vinay, and thank you so much for giving your new insight regarding making proposal. Because बहुत सारे ऐसे new perspective और new insights निकल कर नहीं आते हैं। बच्चे अचानक से research proposal जब भी बनाते हैं तो वो पहले they just jump through all those literatures. तो मुझे लगता है ये सबसे drastic mistake है। आपको सबसे पहले एक synthesis, antithesis जो भी है, जैसा भी आपको synthesize करना है वो कर लें, आए बाएं जो भी है देख लें, उसके बाद फिर research gap के हिसाब से अगर आपको लगता है कि इस तरीके से देन फिर आप रिसर्च लिटरेचर पे जंप करें। और ज़्यादातर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जितने भी सारे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में जिस तरीके से रिसर्च हो रहे हैं, सबसे पहले आप उनको जाके देखें कि वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में वो रिसर्च कर रहे हैं, ताकि आपको एक ब्रॉडर आइडिया आपको मिल पाए कि आपका जो रिसर्च है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। बिकॉज आपने बोला कि नेशनलिज्म से रिलेटेड अगर आप कर रहे हैं तो उनके लिए एक अलग डेफिनेशन है, हमारे लिए अलग डेफिनेशन है, हर एक कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सब अलग है। तो आपका जो नीश एरिया है ये, क्योंकि नेशनलिज्म की बातें बहुत लोग करते हैं, बट जो आपने जिस तरीके से सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो आपने जोड़कर जो आप देख रहे हो, तो ये काफ़ी नीश एरिया है विनय, एंड आई थिंक यू विल बी गेटिंग सेलेक्टेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर, थैंक यू